आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का यह साइंस के दूसरे भाग केमिस्ट्री का लेक्चर हम लोग आज अपने इस तीसरे वीडियो में आज पढ़ेंगे अयस्कों का वर्गीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता क्या है, धातु अधातु में अंतर क्या है और एक धातु दूसरे धातु से जब कम या ज़्यादा क्रियाशील होता है तो कौन किसको विस्थापित करता है, इन सारी बातों को हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। साथ में हम लोग उसमें अयस्क के बारे में भी पढ़े थे। अयस्क क्या है हमने भी आपको उसमें कुछ बताया था। तो आइए फिर से थोड़ा अयस्क को रिवीजन कर लेंगे और आज हम अपने अयस्क के वर्गीकरण से टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, अयस्क एक प्रकार के खनिज होते हैं। जिन अयस्कों से हम जिन खनिजों से हम कम लागत में आसानी से और सरलता से धातुओं को निष्कर्षित कर लेते हैं, वे खनिज हमारे अयस्क कहलाते हैं। यदि हम चूँकि कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिनसे हम धातुओं को आसानी से नहीं निकाल सकते, अर्थात बहुत कठिनाई होती है, तो हम लोग उसे अयस्क की श्रेणी में नहीं लाएंगे। तो आपको याद रहे कि जितने भी अयस्क होते हैं वो सब के सब खनिज होते हैं, लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो अयस्क नहीं हो सकते। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। हमने आपको बताया था जैसे कापर पायराइट है, कापर पायराइट कापर का मुख्य अयस्क है। जैसे है गैलेना है, गैलेना लेड का मुख्य अयस्क है। और आपको याद रहे एक धातु के अनेक अयस्क हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक धातु के एक ही अयस्क होंगे, अर्थात अयस्क कई रूप में पाया जा सकता है। हम लोग उनसे पुनः धातु को निकालते थे। तो ये तो हमने आपको पीछे वीडियो में कुछ लेक्चर पढ़ाया हुआ था अयस्क के बारे में। आज हम लोग जानेंगे अयस्कों का वर्गीकरण। हम अयस्कों को वर्गीकरण कैसे करते हैं, कौन सा अयस्क किस रूप में पाया जाता है, फिर उसके बाद सीखेंगे अयस्कों का निष्कर्षण, अयस्कों से हम लोग धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखिए अयस्कों की जो वर्गीकरण है, चूँकि प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्क को हम इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा लिखा ऑक्सीकृत अयस्क, अर्थात मतलब इन अयस्कों को हम ऑक्सीकृत करके, अर्थात इसे हम भर्जन विधि होती है उसमें हम इसे ऑक्सीकृत करवाते हैं, मतलब इसके ऑक्सीजन को इसमें निकाल करके हम इसे ऑक्सीकृत करा देते हैं। तो ऑक्सीकृत क्रिया के द्वारा जिन धातुओं अयस्कों से हम धातु प्राप्त करते हैं, उसमें से आपका रहा पहला सल्फेट। यहाँ पे सल्फेट में जैसे मैग्नीशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, लेड है, सिलिकेट के रूप में है, कापर है, जिंक है, निकिल है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन के रूप में आपका है, Fe है, Cu है, Zn है, Bi है,
एसएन है, स्टैनिक होता है। कार्बोनेट के रूप में होता है, जैसे कार्बोनेट के रूप में उपस्थित FU है, Fe है, Cu है, Zn है, Pb है, Ca है। तो ये सब की सब इसमें कार्बोनेट के रूप में कोई धातुएं जो अयस्क होती हैं वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं। जैसे हैलाइड के रूप में, तो हैलाइड ग्रुप में आपका हो जाए Ag हो गया, K हो गया, Mg हो गया, Na हो गया। ये सब के सब धातुएं आपकी उपस्थित होती हैं इसमें। धातुओं के आधार पर अयस्कों को निम्न प्रकार से बांटा गया, जैसे क्षार धातुएं। आपको बता दें क्षार धातुएं क्या होती हैं। तो क्षार धातुएं वे धातुएं होती हैं जो अपने बाह्य कोश से सदैव एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को अपचयित कर लेती हैं। अर्थात क्षार धातुओं का पहचान होता है। इस क्षार धातुओं के अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे उन सभी की जो संयोजकता होती है वो एक होती है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्षार धातुओं की संयोजकता एक होती है। अर्थात जब ये किसी से रासायनिक बंध बनाएंगे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी कर सकती हैं। तो जो क्षार धातुएं होती हैं मुख्यतः इसमें जैसे क्लोराइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट अथवा नाइट्रेट रूप में पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्षार धातुएं, जो भी क्षार धातुएं होती है, अब आपका क्षार धातुओं में जैसे आपका आता है सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ये सब के सब क्षार धातुओं में आती हैं। तो ये धातुएं जब उपस्थित होती हैं अयस्क के रूप में तो ये जैसे क्लोराइड के रूप में होंगी, या तो फिर कार्बोनेट के रूप में होंगी, या फिर सल्फेट के रूप में होंगी, या फिर नाइट्रेट के रूप में पाई जाती हैं। तो क्षार धातुएं जो होती हैं ये सब के सब इन विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। अब हम इनसे अशुद्धियों को दूर करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कुछ धातु हैं जैसे एल्युमिनियम है, क्रोमियम है तथा मैग्नीशियम है। ये जो तीन धातुएं हैं ये ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं। अर्थात ये जो इनका अयस्क होता है वो ऑक्साइड रूप में होती हैं, तब हम उनसे इन धातुओं को प्राप्त करते हैं। आपको एक नोट पॉइंट लिखा दिख रहा होगा। और याद रहे कि जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ऐसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, कम क्रियाशील धातुएं हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चूँकि ये कम क्रियाशील होती हैं इसलिए ये संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली जो धातुएं हैं जैसे कि आपका प्लेटिनम है, Pt, Au है, गोल्ड, ये दोनों आपके प्रकृति में जो उपस्थित होते हैं तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु होते हैं। दूसरा आपका रहा क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुओं का पहचान होता है, इन धातुओं का जो भी क्षारीय धातुएं होंगी इन सभी धातुओं का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनके बाह्य कोश में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और क्षारीय मृदा धातुएं जितनी होती हैं इन सभी की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से अपने आप को अस्थायी प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे इनकी संयोजकता 2 होती है। जब ये किसी दूसरे परमाणु संयोग करता है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से ही करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। तो क्षारीय मृदा धातुओं में जैसे आपका आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो धातुएं होती हैं ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। ये धातुएं मुख्यतः कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन आपने अभी पढ़ा क्षार धातुएं क्लोराइड रूप में भी उपस्थित होती हैं,
कार्बोनेट के रूप में भी होती हैं, सल्फेट के रूप में भी होती हैं, नाइट्रेट के रूप में भी होती हैं। लेकिन जो हमारे क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये कार्बोनेट के रूप में और सल्फेट के रूप में अधिकतर मात्रा में पाई जाती हैं। क्लियर। कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें क्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा आपका कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में ये पाए जाते हैं। इसलिए क्षारीय मृदा धातुएं मुख्यतः कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। आपको याद रहे Cu, Fe, Pb तथा Ag ये इसमें से मुख्यतः सल्फाइड रूप में जो आपका होता है सल्फाइड रूप में है, लेकिन इसमें जो Fe है वो ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। मतलब इसमें हमने बोला Cu, Fa, Pb तथा Ag इन चारों में से मुख्यतः सब सल्फाइड के रूप में हैं, लेकिन जो इसमें Fe है वो ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। मतलब सल्फाइड के रूप में तो है ही और साथ में ये Fe अर्थात ऑक्साइड के रूप में भी है तथा ये कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। जबकि जो आपका Cu है ये Cu केवल कार्बोनेट के रूप में ही पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो इसमें ये हमने आपको बताया कि कुछ धातुएं अलग रूप में, सल्फाइड रूप में, कार्बन रूप में, मतलब ये विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो विभिन्न रूप में पाई जाती हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो धातुएं होती हैं इनके एक से अधिक अयस्क होते हैं। आगे स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग इसमें जानेंगे कि कुछ हमने आपको धातुओं को लिया है और उन धातुओं के अयस्कों के नाम को भी लिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। आपको हम बता दें इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सीटेट और टेट क्वेश्चन में भी आपसे पूछता रहता है। सो आप लोग थोड़ा सा इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे हमने आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ धातुएं हैं जो इनके विभिन्न रूप में उपस्थित हैं। इसमें हमने ले लिया पहला सोडियम। अब ये जो सोडियम लिखा गया है, सोडियम के अनेक अयस्क हैं जो इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा होगा। सोडियम के अयस्क हैं साधारण नमक है, इनके अयस्क का नाम रॉक सॉल्ट भी है, चिली सोडा भी है, धावन सोडा भी है और सुहागा भी है। मतलब ये जो सभी आपको दिख रहे हैं अयस्क के नाम साधारण नमक, रॉक सॉल्ट, चिली सोडा, धावन सोडा, सुहागा, ये सब के सब सोडियम के ही अयस्क हैं और इन सभी अयस्कों का हमने आपके सामने इनका फार्मूला भी लिख दिया है। जैसे साधारण नमक है, इनके अयस्क का फार्मूला NaCl, रॉक सॉल्ट है तो Na2CO3 इंटू NaHCO3 2H2O है इनका। जैसे चिली सोडा है, चिली सोडो का N3NO3 इसके अयस्क का संगठन है। जैसे आपका रहा धावन सोडा, धावन सोडा ये आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। तो सोडियम का एक अयस्क धावन सोडा भी है जो कि कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। यहाँ से आपने लिखा सुहागा, सुहागा Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है जो कि आपको ऑक्साइड ग्रुप में उपस्थित दिख रहा है। तो ये सब के सब जितने ये हमने आपको लिखा था ये सभी सोडियम के अयस्क हैं जिनका रासायनिक अर्थात इनके अयस्क का जो संगठन है आपके सामने निम्न प्रकार से प्रस्तुत था। दूसरा हमने ले लिया पोटेशियम। ये आपके पोटेशियम है, के फॉर पोटेशियम यहाँ पे है। तो पोटेशियम के जो अयस्क हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला आपका रहा सोनानाइट,
सोनानाइट ये पोटेशियम का अयस्क है जो कि सल्फेट के रूप में K2SO4 अर्थात ये सल्फेट के रूप में उपस्थित है। पोटेशियम का दूसरा जो अयस्क रहा वो सिल्वाइन है, यह क्लोराइड के रूप में उपस्थित है। आपके सामने सूत्र लिखा KCl अर्थात ये जो आपका सिल्वाइन है ये पोटेशियम का ही अयस्क है जो कि क्लोराइड के रूप में उपस्थित है। पोटेशियम का जो तीसरा अयस्क रहा वो रहा भारतीय सोरा, जो कि ये नाइट्रेट के रूप में आपको दिख रहा है KNO3 अर्थात ये नाइट्रेट के रूप में उपस्थित है। चौथा आपका रहा मैग्नीशियम, इसके भी अयस्क हैं जिसका पहला अयस्क है आपका कॉर्नेलाइट। ये जो कॉर्नेलाइट है, कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है जो कि क्लोराइड के रूप में उपस्थित है। इसका सूत्र आपके सामने KCl MgCl2 है अर्थात ये हाइड्राइड के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे इसमें जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो जो ये कॉर्नेलाइट है मैग्नीशियम का अयस्क है जो कि क्लोराइड के रूप में उपस्थित है। दूसरा आपका रहा मैग्नेसाइट MgCO3। मैग्नेसाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है, इसका संगठन MgCO3 है अर्थात ये जो मैग्नेसाइट है ये कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। अगला हमारा रहा आयरन Fe रहा लोहा, इसके अयस्क हैं हेमेटाइट जो कि ये ऑक्साइड ग्रुप में उपस्थित है। इसका संगठन रहा FeO3 अर्थात हेमेटाइट का जो सूत्र है वो FeO3 है। दूसरा इसका रहा लिमोनाइट है। ये जो लिमोनाइट है ये भी ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है FeO3 तो ये ऑक्साइड ग्रुप में उपस्थित है। तीसरा इसका रहा मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट है यह ऑक्साइड ग्रुप में उपस्थित है। इसका फार्मूला FeO4 है। ये इसके मुख्यतः हम आपको बता दें कि जो हमारा आयरन है, आयरन का जो मुख्य अयस्क माना जाता है वो FeO3 माना जाता है और इसका यह मुख्य अयस्क है अर्थात आयरन का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। अगला रहा पारा Hg जो कि एक धातु है। ये जो धातु है इसका अयस्क है शिनाबार है। शिनाबार जो है यह पारा का अयस्क है और यह सल्फाइड के रूप में उपस्थित है जिसका संगठन HgS है जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। अगला आपका रहा जिंक के ये 3 अयस्क आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। वैसे इसके भी बहुत सारे होते हैं और अन्य अयस्क भी होते हैं, हमने इसके केवल महत्वपूर्ण अयस्कों को लिया है। आपका रहा जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड जो है ये जिंक का एक अयस्क है। यह जो उपस्थित होता है यह सल्फाइड के रूप में उपस्थित होता है अर्थात ZnS है। ये जिंक सल्फाइड है, हम लोग इसे जिंक ब्लैक कहते हैं और यह सल्फाइड रूप में उपस्थित होता है। अगला रहा जिंक रेड। यह ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। इसका जो फार्मूला है वो ZnO है। यह ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। अगला वाला आपके सामने रहा मैलेमाइन। यह कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। इसका फार्मूला ZnCO3 है अर्थात आपका जो मैलेमाइन है यह जिंक का अयस्क है और यह कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। आपको ध्यान रहे जो मैलेमाइन है और जिंक रेड है
ये जिंक के मुख्य अयस्क लगभग माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने आपको इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, महत्वपूर्ण दृष्टि से अयस्कों के कुछ हमने नाम और उनके अयस्कों का जो संगठन था हमने उसको प्रस्तुत किया। आपको समझ में भी आया होगा और आपसे निवेदन भी है आप इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में ये मान लीजिए आपको यहाँ एग्ज़ाम में नहीं पूछता, लेकिन बाय द वे पूछ लेता है, लेकिन आपको कंपटीशन में सीटेट टेट में भी क्वेश्चन आता रहता है, एकाक अयस्क का आपसे नाम पूछ लेगा। तो ये तो रहा अयस्क, हमने आपको बताया और स्पष्ट भी हो गया कि एक धातु के कई अयस्क हो सकते हैं और उनका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है, अर्थात अनेक धातुएं अलग अलग रूप में पाई जा सकती हैं। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगले हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी अयस्क से हम लोग धातु को कैसे निकालते हैं, अर्थात जो हमारा अगला हेडिंग रहेगा अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण है। हम लोग अयस्क से धातुओं को कैसे निकालते हैं, चूँकि हम जब अयस्क लाते हैं फिर भी उसमें अशुद्धियाँ रहती हैं, उन अशुद्धियों को हम कई प्रविधियों के बाद उनसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं और अयस्कों में अशुद्धियों को अलग अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इस क्रिया को हम लोग धातु कर्म भी कहते हैं, अर्थात किसी अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ये धातु कर्म एक प्रक्रिया है, इसमें हम धातुओं को निकाल लेते हैं, उनके अशुद्धियों को दूर करके, ये पूरी प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म के अंतर्गत हम लोग निम्न विधियों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग धातुओं अयस्कों से जब धातु को निकालते हैं तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रता के पश्चात समस्त धातु जो जैसे हमने इसको सांद्रित किया तो समस्त अशुद्धियाँ अलग नहीं हो पाती, इसलिए धातुओं के निष्कर्षण के लिए निम्न प्रक्रियाओं का हम लोग उपयोग करते हैं। उन प्रक्रियाओं से स्टेप बाय स्टेप हम जब तक पूरी अशुद्धियाँ दूर नहीं हो जाती तब तक हम उसे अलग अलग विधियों से धातु का निष्कर्षण करते रहते हैं, जिसमें से आपका निम्न प्रकार से है। पहला आपका है अयस्क का पीसना, दूसरा आपका है अयस्कों का सांद्रण और तीसरा आपका है फिल्म प्लवन विधि और आपका है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चौथा आपका है चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसके बाद आपका निष्तापन, उसके बाद आपका भर्जन, उसके बाद आपका प्रगलन। मतलब इन सारी विधियों में स्टेप बाय स्टेप हम लोग अशुद्धियों से धातुओं को निकालते हैं। यदि एक प्रक्रिया से नहीं हो पाता तो हम अगली प्रक्रिया से निकालते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप धातुओं को हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। तो धातुओं से अयस्कों से धातु को निष्कर्षित करते समय इसके हम निम्न विधियों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम नए वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे और हम नए वीडियो में शुरू करेंगे अयस्कों का पीसना से, अर्थात अयस्कों का पीसना क्या होता है। हम अयस्कों के पीसना से, ये एक सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की एक विधि है। इसमें हम लोग कैसे धातुओं को निकालेंगे, क्या करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग नोट्स तैयार करते रहिए। आप सब लोग अपना फेयर नोट्स तैयार करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो, आपको कम समय में आप सभी दोहरा लें। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी जोश के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।